हेलो एवरीवन, मैं अरविंद पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स कार्यशाला। अभी हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से भी हमने डिस्कस कर लिया है और लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से और सरफेस की वजह से सारी हम लोग जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख चुके हैं सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक न्यू टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है और आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आज का ये कंप्लीट क्लास आप कंप्लीटली देख लेते हैं और अच्छे से पॉइंट्स जितने मैं बताने वाला हूँ अभी आज, वे सभी पॉइंट्स अगर आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका IIT 2015 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये 4 ऑप्शंस देख करके आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से सॉल्व करना है, बट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट सी प्रॉपर्टीज़ जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उन पर बेस्ड होता है। तो अगर वो प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद इसको, है ना, जब मैं प्रॉपर्टीज समझा दूंगा तो आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही यहाँ पे। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम लोग कम से कम 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नीट, IIT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है सबसे पहले इन्वेंट किया था, है ना, माइकल फेराडे ने इसे इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। माइकल फेराडे ने इसको कैसे इन्वेंट किया था, किस तरीके से उनके माइंड में आया, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड और उन्होंने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी दिया था जो कि हम लोग बाद में, है ना, 3rd 4th यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि प्रिंसिपल होता है जनरेटर का, है ना। तो वो सारी चीज़ें आगे आने वाले टॉपिक्स में आएगी, बट अभी के लिए हमें ये जानना है, ये याद रखना है कि जो माइकल फेराडे है उन्होंने ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका यूज करके। तो यहाँ पे हमारे पास में माइकल फेराडे ने इसे नाम दिया था लाइंस ऑफ फोर्स। इसे नाम दिया गया था लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, हमें लग रहा होता है यहाँ पर कि फोर्स से कुछ रिलेटेड है ना, कि फोर्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो लाइंस ऑफ फोर्स इसे नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, है ना। तो डिस्कस करेंगे किस तरह से ये होता है, डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माइकल फेराडे ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, किस तरीके से लाइंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कहीं पर भी कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज ये चार्ज आपके पास है +Q, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ हम लोग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब लाइंस रिप्रेजेंट किस तरीके से की जाएगी वो देखें हम लोग। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका F/Q0 वाले फॉर्मूले से, है ना। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। ये तो हो गई बात मैग्नीट्यूड की। और है ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज़ करके डेराइव कर लिया था 1/4πε0 Q/r²। ये हमारे पास में फॉर्मूला भी है ना। अब उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है फोर्स पर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी
जो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज रख के देख लेते हैं, प्लस क्यू नॉट, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है हमारा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो जितने फोर्स से ये रिपेल कर रहा होगा वो फोर्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। और फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला भी है, तो इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी यही डायरेक्शन फोर्स की होगी और यही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो जो भी चार्ज है यूनिट चार्ज, उस यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये जो कि क्या कर रही है, आपको फोर्स की डायरेक्शन बता रही है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो ये जो डायरेक्शन होती है, ये जो लाइन होती है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर यही पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ रखा होता, इस पॉइंट पे रखा होता प्लस क्यू नॉट को, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस क्यू नॉट को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कहीं रखता हूँ, है ना, तो ये इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो यहाँ इसे रिपेल करेगा। इस तरह से हम लोग लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इसके अराउंड, ठीक है। ये तो एक सिंगल चार्ज की बात हुई। अगर मल्टीपल चार्जेस हुए तो क्या होगा, सपोज ये एक चार्ज आपका प्लस क्यू है, एक चार्ज आपका माइनस क्यू है। अब यहाँ अगर आप प्लस क्यू नॉट को रखेंगे तो ये प्लस क्यू इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, है ना, और ये माइनस इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही होगी, है ना, रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा यहाँ पर एफ आर। यहाँ पर ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है F2 फोर्स से, ये इसे रिपेल कर रहा है F1 फोर्स से। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा FR। तो यहाँ पर फिर मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी होगी वो इस डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करनी होगी। लेकिन जैसे ही ये चार्ज फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सपोज ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब ये रिपल्शन इसका इधर होगा, इसका अट्रैक्शन इधर होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ कहीं आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा कर्व बनेगा, है ना। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ रखता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होते 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 और इससे अट्रैक्ट होते हुए ये इस तरह से कर्व में घूमते हुए मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, इसकी जो फील्ड लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, कर्व शेप होगा, है ना, कर्व में बनेगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो फोर्स से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स से रिलेटेड है। इसीलिए फैराडे ने इस लाइन को बोला था लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। लेकिन हम लोग यही बोल देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं अगर हम लोग, तो ज़्यादा अच्छे से हमको समझ आ रहा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, तो है ना, क्लियर होता है हमारे माइंड में, जल्दी से समझ में आ रहा होता है। इसलिए हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा गया था इनको, इन लाइंस को, और किसने कहा था, फैराडे ने। इन्वेंट भी फैराडे ने ही किया था इनको, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब भी आपके पास में, है ना, इस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, फोर्स की डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करोगे आप, जो लाइंस मिलेगी उसे आप फील्ड लाइंस कहते हो। तो इसे अगर हम लोग इसी को लिख दूं अगर मैं डेफिनेशन में, है ना, तो इसे डेफिनेशन में इस तरीके से लिखा जा सकता है, इससे डेफिनेशन बनाई जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ना, दीज आर, या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस along which a unit positive test charge would move if it is free to do so। ठीक है, ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। ऐसी ही आप दूसरी और डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कुछ एक बुक्स में आपको ये डेफिनेशंस देखने को मिलती है ना, इस तरीके से लिखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस along which a unit positive test charge will move if it is free to do so। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन लिखी जाती है। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने अभी आपको बताया जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करेंगे आप, जो लाइन आपको मिलेगी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पर इसी को मैंने अदर वर्ड्स में लिख दिया है। मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है
है ना। यहाँ पे आप एक प्लस क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे, ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। या यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस लाइन पे वो चलेगा या जिस पाथ को वो फॉलो करेगा, उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलोगे, है ना। तो जैसे ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लाइंस बन जाएगी, इधर रखेंगे अगर आप तो ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ तो यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ प्लस क्यू नॉट, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी टूवर्ड्स मूव करेगा, ऐसे यहाँ रखूँगा तो इसे यहाँ मूव रखूँगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसलिए इसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है, इसकी फील्ड लाइंस अवे है ना फ्रॉम द चार्ज होती है। याद रखना है सिंपल सा, फोर्स जिधर लगेगा उधर लाइन होगी, उस डायरेक्शन में फील्ड लाइन होगी और उसी डायरेक्शन में है ना वो ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस होंगे तो कर्व बनेगा। हाँ, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, यहीं से एक बात आपके सामने निकल के आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि फील्ड लाइंस स्ट्रेट कब होगी, तो यहाँ आपको दिख रहा है फील्ड लाइंस स्ट्रेट है, लेकिन अभी मैंने समझाया था यहाँ पर कि अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे बन रही होती है ना, चार्ज यहाँ से यूँ इस तरह से जा रहा होता है। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस बन रही है वो कैसे बन रही है, कर्व बन रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेट कब बनती है, तो जब एक सिंगल चार्ज होता है, भले ही वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो भी स्ट्रेट बनेगी, सिंगल नेगेटिव चार्ज है तब भी स्ट्रेट बनेगी। बट इफ देयर इज मोर देन वन चार्ज, है ना, मल्टीपल चार्जेस आर देयर, ग्रुप ऑफ चार्ज इज देयर, सो देयर विल बी अ कर्व्ड लाइन, है ना, फील्ड लाइन जो होगी वो कर्व होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपके माइंड में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, 10-12 प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो अगर वो माइंड में आपके होती हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर इंटर कर रही होती है। कभी भी फील्ड लाइंस नेगेटिव से बाहर नहीं निकलेगी, है ना, कहीं पर भी फील्ड लाइंस ऐसी नहीं हो सकती कि ये नेगेटिव चार्ज बनाए और बाहर इस तरह से निकल रही हो। अगर ऐसा कहीं पे बना है तो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये डायग्राम जो है रॉन्ग है। इसी की जगह अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज होता और इस तरह से लाइंस ड्रॉ की जाती है तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करके नेगेटिव चार्ज पर एंड होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेकंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, है ना, इस तरह से पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, है ना, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। कोई भी डायग्राम, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएं तो वहाँ पर अगर क्लोज लूप बन रहा है मतलब वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये आपको आपके माइंड में रखना है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होती कि यहाँ से निकली और यहाँ से चल के वापस यहाँ आ गई। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज से निकली, है ना, माइनस क्यू पर गई, है ना, माइनस क्यू पर इंटर करी, अब माइनस क्यू से निकल के वापस इस पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पर भी ऐसा क्लोज लूप बन ही नहीं सकता। अगर ऐसा कहीं पर दिया गया है मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। क्लोज लूप कौन सी फील्ड लाइंस बनाती हैं? मैग्नेट, जब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। आपने पढ़ा होगा फील्ड लाइंस जो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव से निकल के, है ना,
यहाँ पर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर एंड होती है, वहाँ पर नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंड होती है। लेकिन वहाँ पर इनसाइड भी चलती है, साउथ टू नॉर्थ भी चलती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ पे एंड होती है, लेकिन अंदर भी चलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, है ना। नेक्स्ट थर्ड, अगर हम पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि, है ना, ये डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव मीन्स इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, है ना। मतलब एक ए नाम का पर्सन है, उसने ए नाम के पर्सन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज इसमें 2 बनाई है, और किसी दूसरे ने यहाँ पर अभी 4 बना दी, यहाँ पर सपोज बी नाम के वाले ने, है ना, बी वाले पर्सन ने यहाँ पर 4 लाइंस ड्रॉ कर दी। सो इट विल डिपेंड, है ना, गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। फर्स्ट थिंग क्या है, पॉजिटिव से निकलनी चाहिए, इसने पॉजिटिव से 2 निकाली, है ना, तो ये भी करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये सही है। इसने पॉजिटिव से 4 निकाल दी, तो ये भी करेक्ट है। तो फील्ड लाइंस जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव से निकल रही हैं, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ लाइंस, है ना, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, है ना। अब यहाँ पर लेकिन जो बात होती है डेंसिटी की, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, या आप बोले हैं कि जैसे सपोज पर यूनिट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसने ये फील्ड लाइंस बनाई है, तो यहाँ पर, है ना, अगर यहाँ पर मैंने एक और चार्ज रखा 2Q चार्ज रखा, तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसको जो चार्ज यहाँ पर जो ये बनाना स्टार्ट करेगा, तो इसको यहाँ पर डबल लाइंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और हम लोग लिख सकते हैं, है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यही है कि जो भी नंबर ऑफ लाइंस होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। इसका यूज़ करके हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमको अगर पूछा जाएगा विच वन इज़ ग्रेटर, है ना, कौन सा चार्ज बड़ा है, कौन सा चार्ज छोटा है, कभी अगर चार्जेस का रेशो पूछा जाए, तो हमें इसी से पता चलता है। जिस चार्ज से ज़्यादा लाइन्स निकल रही होंगी, है ना, अगर कोई चार्ज है जिससे 4 लाइन्स निकल रही हैं, इसका मतलब वो ग्रेटर चार्ज है, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। अगर कोई चार्ज है जिससे कि कम लाइन्स निकल रही हैं, वो स्मॉलर चार्ज होगा, है ना, अगर दे नहीं रखा है तो यहाँ पर एक चार्ज है जिससे कि 2 लाइंस निकल रही हैं। इसी पर्सन ने यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, डबल बनानी पड़ी इसको। क्यों? क्योंकि अगर आप Q से 2 लाइंस निकाल रहे हो तो 2Q से आपको 4 लाइंस निकालनी पड़ेगी। दिखाना पड़ेगा ना कि ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा लाइंस, ठीक है। अब ये जो बी वाला पर्सन है, इसने अगर पहले ही इस वाले चार्ज से 4 लाइंस ड्रॉ की थी, तो 2Q चार्ज से कितना करेगा, तो 2Q चार्ज से इसे 8 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये 8 लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, और जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इट विल बी अ ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है इट विल नॉट चेंज बाय द पर्सन डिजायर, है ना। मतलब इस इंसान ने अगर सोचा कि 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और इस, है ना, उसने 4 लाइंस ड्रॉ की, तो नंबर ऑफ लाइंस तो पर्सन पर डिपेंड करता है, जो उसे ड्रॉ करने वाला है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग कर लेगा। बट जो डेंसिटी ऑफ लाइंस है वो ऑब्जेक्टिव है, वो चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पास में जब आप यहाँ पर हो, इस पॉइंट पे जब आप हो, तो इस पॉइंट पे आप देखो यहाँ पर इनके बीच में इतना गैप है ना, यहाँ पर डेंसिटी। अब यहाँ और यहाँ पर जब आप आ रहे हो इस वाले पॉइंट पे, सपोज P वाले पॉइंट पे इतना गैप है दोनों के बीच में, Q वाले पॉइंट पे देखो आप यहाँ पर पॉइंट डिस्टेंस बढ़ गया है। ऐसे ही यहाँ पर डिस्कस करें, अगर P वाले पॉइंट पे कम डिस्टेंस है, Q वाले पॉइंट पे यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, उतना नहीं बढ़ रहा जितना यहाँ बढ़ रहा है ना, लेकिन उसने लाइंस भी तो ज़्यादा ड्रॉ किया है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है,
तो वो इसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना वो इसके हिसाब से है, क्योंकि इसने लाइंस भी 4 ड्रॉ की है। लेकिन डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें, या कोई ऐसा सपोज एक एरिया आपने यहाँ पे रख दिया, तो पर यूनिट एरिया से जो लाइंस निकलेगी, पास होगी, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर हम बात करें तो डेंसिटी जो भी होगी उसकी वो कांस्टेंट होने वाली है। इसी तरह से अगर हम लोग यूनिट एरिया यहाँ पर रख देते हैं तो ये इसके हिसाब से लाइंस होगी इसने। लेकिन अब इसमें अगर 2Q में अगर इसकी 2 लाइंस निकल रही है तो 1Q में क्या होगा, 1Q में 1 लाइन निकल रही होगी। तो डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, वो चेंज नहीं होती। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पर नंबर्स चेंज हो सकते हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। नंबर ऑफ लाइंस जो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से लाइंस ड्रॉ होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी जो होगी वो एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। कोई भी इंसान कैसे भी ड्रॉ करे लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है, सेम ही रहेगी फाइनली जब आप निकालेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमेशा अगर आप देखते हैं तो डेंसिटी की ही बात हो रही है, तो डेंसिटी से ही रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, एट दैट पॉइंट। क्या मतलब है इसका, देखते हैं यहाँ पर। अगर कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। इस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर डेंसिटी वहाँ पर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहाँ पर क्या होगी, कम होगी। देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर अगर आप देखते हो कि सपोज अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ की जा रही है, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट पे, यहां पर इस लाइन पर, या यहां पर एक स्पेस ऐसा बना लेता हूं मैं। इस स्पेस में अगर आप देखो तो जो फील्ड लाइंस हैं बहुत पास है, मतलब इतना सा, सेम इतना सा एरिया मैंने अगर यहां ड्रॉ किया है, सरफेस बनाया मैंने S1, और सेम सरफेस यहीं से मैंने इतना ही सरफेस, सेम सरफेस मैंने यहाँ बना लिया है। तो सेम सरफेस से यहाँ से निकलने वाली लाइंस के नंबर्स देखो, और यहाँ पर निकलने वाली इसी सरफेस को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसे S2 सरफेस बोल देता हूँ, तो सेम सरफेस से निकलने वाली लाइंस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 लाइंस पास हो रही है इस सरफेस से। यहाँ आप देख पा रहे हो कि कम लाइंस पास हो रही है, ओनली 2 लाइंस पास हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो ज़्यादा है। सेपरेशन ज़्यादा है मतलब आप बोल पाएंगे कि डेंसिटी यहाँ पर कम है। तो ये देखा जाता है सेपरेशन से। आप इनके बीच का गैप देखिए, गैप अगर ज़्यादा है मतलब वहाँ पर डेंसिटी ऑब्वियसली कम होने वाली है। अगर कोई सेम स्पेस में अगर हम लोग किसी चीज़ को दूर दूर रखें तो वहाँ पर कम स्पेस होने वाला है, कम चीज़ें आ पाएगी वहाँ पर उस स्पेस में। तो सेम यहाँ पर है कि अगर स्पेस ज़्यादा है उनके बीच का तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पर फील्ड कैसी होगी, तो वहाँ फील्ड होगी वीक, है ना। यहाँ पर फील्ड कैसी होगी, वीक, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डेंसिटी की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेटिव क्लोजनेस। रिलेटिव क्लोजनेस का क्या मतलब है? लाइंस के बीच का जो क्लोजनेस है, उनकी कितना पास वो रखे हैं या कितना दूर रखे हैं, क्लोजनेस बोल लीजिए, या उनको लाइंस के बीच का सेपरेशन देख लीजिए। तो उस क्लोजनेस या सेपरेशन को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं कि जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है उस पॉइंट पर या वीक है। कैसे पता चलता है हमको? अगर फील्ड लाइंस बहुत पास हैं, सेपरेशन बहुत कम है उनके बीच में, क्लोजनेस ज़्यादा है, तो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी जैसा यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच का स्पेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर फील्ड जो है वीक होगी, है ना। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब मैं आपसे बोल रहा था कि डेंसिटी, यहाँ पर अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था, थर्ड पॉइंट, तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ से, ये डेंसिटी जो है वो फिक्स रहती है। मैंने बताया था आपको किस तरीके से फिक्स रहती है, चलिए देखते हैं इसको। ये पॉइंट इसके साथ कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन है, उसने अगर पहले वाले चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज है सपोज, है ना, और कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से जो लाइंस बन रही हैं, वो लाइंस सपोज ऐसी बन रही हैं, ठीक है, इस तरीके से किसी ने 3 लाइंस ड्रॉ की है ना, और इस वाले यहाँ से पर एक स्पेस बनाया, एक स्पेस यहाँ पर बनाया, और उसने देखा कि यहाँ से निकलने वाली जो लाइंस हैं 3 पास हो रही हैं, यहाँ से कितनी पास हो रही है, 1 हो रही है। अब किसी ने यहाँ पर 5 लाइंस ड्रॉ की, 5 लाइंस ड्रॉ करते हैं अगर हम, एक पर्सन ने, फर्स्ट वाले ने ये वाले लाइंस ड्रॉ की, तो देखिए लाइंस उसने कम ज़्यादा कर दी है उसी चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए इसने कितनी लाइंस ड्रॉ की है। इस प्लस क्यू चार्ज से ऐसी फील्ड लाइंस नहीं निकलेगी कभी भी, स्ट्रेट फील्ड लाइंस निकलेगी। लेकिन मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप ऑफ चार्ज है, मान लो ग्रुप ऑफ चार्ज है, और ग्रुप ऑफ चार्ज ऐसा है कि जिसकी वजह से ऐसा अरेंजमेंट, ऐसी फील्ड लाइंस निकल रही है, सपोज कर लेते हैं ताकि हमको ये पॉइंट समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर चार्ज की जगह यहाँ पर ग्रुप ऑफ चार्ज, यहाँ पर भी वही ग्रुप है, सेम ग्रुप यहाँ पर है। एक जो है ना, एक स्टूडेंट है जो ऐसी फील्ड लाइंस बनाता है ना, उसने फील्ड लाइंस कितनी ड्रॉ की है, यहाँ से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस ड्रॉ की है उसने फील्ड लाइंस ड्रॉ की है कितनी, 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पर 5 लाइंस ड्रॉ की है। इसने कितनी लाइंस ड्रॉ की, इसने बोला नहीं मैं 3 लाइंस ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं तो 3 लाइंस से ड्रॉ करूँगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना, दोनों ही करेक्ट है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है मतलब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितनी ड्रॉ कर रहा है। इसने 5 की, ये भी करेक्ट है, इसने 3 की, ये भी करेक्ट है। बट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले स्पेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 5 लाइंस पास हो रही हैं, और यहाँ से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 3 लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हिसाब से जब इसने लाइंस कम बनाई तो इस पॉइंट पे भी लाइंस कम हो जाएगी और इस पॉइंट पे भी लाइन कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन इसकी लाइंस के हिसाब से होगा, है ना, और यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा था वो इसने अगर ज़्यादा लाइंस बनाई है तो कंपैरिजन भी उस हिसाब से हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी मतलब डेंसिटी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर यूनिट एरिया से जो लाइंस निकल रही है, यहाँ पर अगर 5 लाइंस निकल रही है तो यहाँ पर भी 5 मतलब उसी के हिसाब से लाइंस कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। और अगर किसी ने 10 लाइंस बनाई है तो उसके हिसाब से लाइंस देखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लोजनेस को देख करके क्या पता चलता है, फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है हमको, है ना, कि अगर क्लोजनेस ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी और क्लोजनेस कम है तो यहाँ पर जो है वीक फील्ड होगी, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, है ना। 6th पॉइंट जो है, कभी भी जो फील्ड लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना, याद रखेंगे, नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना। कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर क्रॉस, या आप लिख सकते हैं इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। ऐसा क्यों नहीं करती, उसका कारण है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पर, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होता, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वाई नेवर इंटरसेक्ट 2 लाइंस ईच अदर, है ना, वाई, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इस प्रॉपर्टी पर आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। सपोज आपके पास यहाँ पर कोई ऐसी फील्ड लाइंस अगर हमने ड्रॉ की, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकल रही होगी वो ऐसे जा रही होगी, है ना। इस पॉइंट पे मैं कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ और वो टेंजेंट इस तरह से होगी, और टेंजेंट आपको ड्रॉ किधर करनी है, टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, है ना। फील्ड लाइन आपकी ऐसे जा रही है ना, तो टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन शो करेगी, फोर्स की डायरेक्शन, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन बोल सकते हैं आप, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोल सकते हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपको फोर्स की डायरेक्शन शो करती है ना, ये प्रॉपर्टी है।
ये आपने देख लिया यहाँ पर। इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद अब आप इसका आंसर दे पाएंगे कि कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, उसका कारण समझें हम लोग यहाँ पर, उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ सपोज अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है ना, और दूसरी लाइन जो है वो इस तरह से पास हो रही है, ऐसे जा रही है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन जो जा रही है यहाँ पर इस तरह से, तो ये फर्स्ट वाली लाइन है ये फर्स्ट वाली है ना, और ये सेकंड वाली लाइन ऐसे जा रही है। सपोज इन्होंने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया, सपोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे है ना, सपोज अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो क्या होने वाला है यहाँ पर देखो, ये जो है पॉइंट P जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो फर्स्ट लाइन के लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसे टेंजेंट होगी, फर्स्ट लाइन के लिए टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगी है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, क्योंकि टेंजेंट क्या दिखाती है आपको, फोर्स की डायरेक्शन बताती है। और इस वाली लाइन के लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट जो है इस डायरेक्शन में आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी है ना। अगर दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो दो जो भी लाइंस होंगी, फर्स्ट लाइन के लिए टेंजेंट इधर होगी, सेकंड लाइन के लिए टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इस पॉइंट P पर है ना, अगर मैं कोई चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज प्लस Q0 मान लेता हूँ, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अगर आप इस लाइन से निकालते हैं तो इस डायरेक्शन में होगी, और अगर आप इस लाइन से निकालते हैं तो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि टेंजेंट इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि फोर्स की यहाँ पर कितनी डायरेक्शंस हैं, दो डायरेक्शंस हैं। तो एक ही टाइम पर, एक ही चार्ज पर, एक ही जगह पर दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। ये चार्ज या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। एक ही पॉइंट पर दो फोर्स के डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो हम यही लिखते हैं है ना। बोर्ड में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेवर क्रॉस ईच अदर वाई है ना, या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई, तो उसका आंसर होता है व्हेनेवर दे विल डू सो है ना। अगर वो इस तरीके से करती है, इफ दे विल डू लाइक दिस है ना, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, देयर विल बी टू टेंजेंट्स, that is why there will be two direction of forces and which is not possible है ना, ये possible नहीं है। there will be two direction of forces which is not possible, which is impossible, so they never intersect each other है ना। सिंपल है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये हमने इसका रीजन समझ लिया, पूछा जाता है कि क्यों नहीं करती, तो यहां से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी हम लोगों की हो गई है, एट्थ प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एट्थ प्रॉपर्टी में यहां पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एट्थ वाली भी। वैसे तो सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज हमको जब पता होती हैं तभी हम किसी क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं है ना, इजीली हम उसका है ना आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो भी लाइंस होती हैं, लाइंस ऑफ है ना फोर्स, या जिसको हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे थे। तो लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, दे विल बी सिमेट्रिक ऑलवेज दे विल बी सिमेट्रिक है ना। तो ये हमेशा क्या होंगी, सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक किसके होती है ये, सिमेट्रिक टू है ना, सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक टू लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। या कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है, जैसे सपोज एक पर्टिकुलर Q चार्ज है, तो इस प्लस Q चार्ज के भी ये सिमेट्रिक होगी। ऐसा नहीं है कि केवल तीन लाइंस आपने इधर से निकाल दी तो इधर से देखने वाला जो है, अगर वो यहाँ से देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि यार तीन लाइंस आ रही हैं, लेकिन इधर साइड से कोई लाइन ही नहीं है ना, या इधर से निकल रही हैं तो केवल दो ही लाइंस निकल रही हैं। ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो फील्ड लाइंस होती है वो सिमेट्रिक होगी, चार्ज के भी सिमेट्रिक होगी। और अगर दो चार्ज हैं आपके पास, जैसे सपोज एक प्लस Q है एक माइनस Q है, अगर दो चार्ज हैं तो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, ये लाइन जो है ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग है। तो इससे अगर एक लाइन ऐसे निकल रही है, तो केवल अगर आपको इतना दिया है तो आपको पता है कि अगर भले ही इतना ही दिया है, ये भले ही इतना दिया, लेकिन ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ये वाली लाइन भी होगी।
अगर कोई फील्ड लाइन ऐसे ऊपर साइड से निकल रही है तो नीचे साइड से भी ऐसे कोई लाइंस जा रही होगी। तो इस लाइन की ये जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइनिंग जिसे हम कहते हैं, उस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर अगर 5 लाइंस हैं तो नीचे भी 5 लाइंस होगी। मतलब कि हमेशा जो लाइंस होती हैं वो लाइन ज्वाइनिंग के सिमेट्रिक होती हैं और उस चार्ज के सरफेस के भी सिमेट्रिक होती हैं। तो हमेशा ये लाइंस जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, है ना, हमेशा सिमेट्रिकल होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इसको इतना ही लिखा रहने देता हूँ मैं, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक। और ये किसके सिमेट्रिक है, यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो यहाँ से स्फेरिकल, ऐसे सपोज कोई पार्टिकल है उस पर कोई चार्ज है, तो यहाँ पर ये इस चार्ज के, है ना, इस पार्टिकल के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी हर जगह पर। यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब इसी की जगह, इसी प्रॉपर्टी में, ये तो चार्ज के परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया, सेम ऐसा ही अगर कोई सरफेस होता है ना, अगर कोई सरफेस है यहाँ पे, सपोज ऐसा कोई सरफेस है, तो इस सरफेस के भी फील्ड लाइंस जो होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर सरफेस के साथ भी हमेशा कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री। इसका क्वेश्चन, इसका रीजन भी पूछा जाता है, वाई, ऐसा क्यों है, हमेशा फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होगी। तो उसका रीजन भी हम लोग देखेंगे। अभी डिस्कस करते हैं कि क्यों हमेशा फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से। अब देखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमेशा फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। और एक चीज़ और हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो भी, है ना, एक 10th प्रॉपर्टी और डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, कि हमेशा जो फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी मटेरियल के इनसाइड, है ना, कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द मटेरियल, जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो नहीं होती वहाँ पर, फील्ड लाइंस वहाँ पर एब्सेंट होती है। फील्ड लाइन वहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनसाइड कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। लेकिन ये कब की बात है, जब, है ना, when the conductor is in electrostatic condition। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर चार्जेस जो है वो रेस्ट में हैं अगर, तो ही ये पॉसिबल है कि वहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी फील्ड लाइंस वहाँ प्रेजेंट नहीं होगी अंदर। इनसाइड द कंडक्टर फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी हमारे लिए। इनसाइड फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, 0 होती है। इनसाइड कोई फील्ड नहीं होती है ना। और फील्ड नहीं होने की वजह से फील्ड लाइंस भी नहीं होती, क्योंकि फील्ड होगी तभी तो फील्ड लाइंस होगी ना। फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, फील्ड को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर याद रखनी है कि इनसाइड फील्ड जो है 0 होती है। अब ये इनसाइड फील्ड 0 क्यों होती है ना, वो समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर बात लिखवाई है, आपको लिखवाया है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही हो सकता है ऐसा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मीनिंग है यहाँ पर कि आपके जो चार्जेस हैं वो सब रेस्ट में है ना। जैसे कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के इनसाइड जो भी चार्जेस हैं वो रेस्ट में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे होते हैं, रैंडमली चल रहे होते हैं। मोशन होता है उनका, लेकिन रैंडम होता है। उनकी वजह से कोई करंट वहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा होता है। मोशन जो है वो एक पर्टिकुलर मोशन नहीं है उनका, कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मीनिंग है यहाँ पर कि जो भी इनसाइड चार्जेस हैं वो सब एक तरह से रेस्ट का ही काम कर रहे हैं, है ना। उनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो वो तब पॉसिबल है जब उनके इनसाइड फील्ड क्या होगी, 0। क्योंकि अगर इनसाइड कोई फील्ड होती है, सपोज कोई फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर चलने चाहिए। सभी इलेक्ट्रॉन्स फिर पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्जेस कहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में मान ली जाए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। तो ये
कंडीशन जो है अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक हो जाएगा ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं और मोशन भी कैसी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो करंट को फॉर्म करेंगे। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। इस कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इनसाइड कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अब मैं ये वाले प्रॉपर्टी के आंसर को आपको है ना डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कभी भी फील्ड लाइंस एक सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना जरूरी क्यों है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर फील्ड लाइन सपोज परपेंडिकुलर नहीं है, ये 9th का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 9th वाले प्रॉपर्टी का, कि अगर फील्ड लाइन्स यहाँ पर है ना परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज फील्ड लाइन्स ऐसी है, अगर फील्ड लाइन ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ऐसे इस डायरेक्शन में। क्योंकि अगर फील्ड लाइन सपोज परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ और एंगल है, थीटा एंगल है, तो फील्ड ऐसे होगी। और अगर फील्ड ऐसे होगी तो इसके दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। एक तो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, है ना। और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट जो है ये वाला, ये कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ये जो कंपोनेंट होगा ये ई पैरेलल होगा, सरफेस के पैरेलल, सरफेस भी इधर ये इसी की डायरेक्शन में फील्ड है। ये कंपोनेंट कितना होगा, ई साइन थीटा, है ना। अब यहाँ देखिए ई साइन थीटा को तो रहने दीजिए, उसको हटा देते हैं। अभी ई कॉस थीटा की बात करते हैं। ई कॉस थीटा अगर इधर लग रहा है तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की है इनसाइड फील्ड वाली, कि इनसाइड कोई फील्ड नहीं होती इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, तो यहाँ पर अगर कोई फील्ड ऐसे होती है तो फिर इनसाइड फील्ड होगी, यहाँ पर सरफेस पर ऐसी फील्ड होगी, यहाँ पर सरफेस पर होगी, है ना। और सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सरफेस वाले, तो ये सरफेस वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे, मोशन में आ जाएंगे, है ना। पर्टिकुलर एक मोशन में स्टार्ट मूव करने लगेंगे। और अगर पर्टिकुलर एक मोशन में स्टार्ट हो जाएंगे, मोशन करने लगेंगे, तो फिर ये करंट का फ्लो करेंगे। करंट का फ्लो अगर ये करते हैं तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाली, है ना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को देखना है हमको कि अगर हमको ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है, इसका मतलब ये वाली जो फील्ड है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर ये पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं हो सकती, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी। इसी प्रॉपर्टी जो है 11th प्रॉपर्टी में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रिपेल होती है फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल अट्रैक्टेड बाय अ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के क्या होती हैं, ये टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्जेस पर। तो नेगेटिव चार्ज के तरफ इस तरह से आ रही होती है ना। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से बाहर जाती है, दूर जाती है, रिपेल होती है, और नेगेटिव के टूवर्ड्स आ रही होती है ना। एक प्रॉपर्टी आपको जो देखने को मिलती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, है ना, इस प्रॉपर्टी को याद रखना लेकिन, कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रिपेल होती है। अगर कोई फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है ना, इस तरह से आ रही है, आते आते अगर एक और पॉजिटिव चार्ज इसको दिखता है यहाँ पे, तो ये उसकी तरफ नहीं जा सकती अब, है ना। अब ये यहाँ से क्या होगी, यहाँ से रिपेल हो जाएगी, तो ये इधर चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से रिपेल होती है, ऐसे नहीं जा सकती है। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर नेगेटिव होता ना, तो ये इसके तरफ चली जाती, तो ये नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाती, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करते हैं 12th, तो 12th प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, है ना। लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होती है उनकी। और एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर हमारे पास में 13th प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, तो ये लेटरली कैसे होती है, यहाँ पर एक्सपांड होती है, लेटरली एक्सपांड होने की इनकी टेंडेंसी होती है। तो जो भी फील्ड लाइंस होती हैं लेटरली एक्सपांड होंगी और लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखते हैं, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, कोई फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर एंड होती है,
तो ये चाहती है कि ये जो लेंथ है इनकी जो लेंथ है, ये इतनी ज़्यादा लेंथ अगर है किसी फील्ड लाइन की तो वो इतनी ना हो करके कम हो, है ना। तो मतलब लेंथ में कैसे होना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट, छोटी होना चाहती है। जैसे कि एक रबर को आप खींच कर रखें तो रबर लेंथ वाइज क्या होनी चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहती है। तो लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर, है ना। तो रबर बैंड अगर स्ट्रेच्ड है उसको अगर आप देखें तो वो वापस से छोटा होना चाहता है। इन द सेम वे ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये भी लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती हैं और लेटरली ये क्या करती हैं, एक्सपांड करती हैं। लेटरली एक्सपांड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पर ऐसे फील्ड लाइंस होती हैं, तो हमेशा फील्ड लाइंस आप देखते हैं बीच में इस तरह का गैप होता है यहाँ पर, है ना। ये गैप ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा फील्ड लाइंस बनाएंगे तो गैप और ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर अगर आप जाते हैं, ये लेटरल डायरेक्शन है, तो लेटरल डायरेक्शन में ये एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं, एक्सपांड होना चाहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच जो लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर होगी तो ये दोनों चार्ज क्या होंगे, पास आएंगे, है ना, एक दूसरे के। और अगर ये लेंथ वाइज ऐसे एक्सपांड होना चाहेगी तो ये जब एक्सपांड कब हो पाएगी, ये दूर, ये एक्सपांड कब होगी, अगर ये एक्सपांड होगी तो यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं ये क्या होना चाहेंगे, एक दूसरे, एक मतलब ऐसे जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से रिपेल होंगे। तो यहाँ पर अट्रैक्शन किस वजह से होता है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होता है किसकी वजह से, क्योंकि ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है और ये एक्सपांड होती है लेटरली, जिसकी वजह से, है ना, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होती है जिस वजह से अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप रीज़न भी यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन रिपेल्सन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ तक की ये प्रॉपर्टीज़ थी, हमने डिस्कस की। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, है ना। तो फिर हम वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फिर हम इतना ही कंप्लीट करने वाले हैं बस, है ना। इसके बाद हम कुछ एक 10-12 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इन क्वेश्चंस में। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होती है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था पॉइंट चार्जेस के केस में, पॉइंट चार्जेस के केस में मैंने आपको ये समझाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप सीक्वेंस से सारे वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर किसी लाइन पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो ये चार्ज अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज कैसा है, कॉन्टिन्यूस फैला हुआ है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यही चार्ज अगर आप कोई दूर, बहुत लार्ज डिस्टेंस से अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर आप हैं, तो इतनी दूर से ये जो रॉड है ये आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, है ना, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा। इतना छोटा कि ये, है ना, इसका जो साइज़ है लाइक अ पॉइंट साइज ये दिख रहा होगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना, लाइक अ पॉइंट साइज यहाँ पर ये दिखेगा, जिसकी वजह से आपको क्या लग रहा होगा, इसके पास बहुत छोटा सा चार्ज है और स्मॉल चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो यही जो ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, है ना, ये एक बड़ा सा स्फीयर है, लेकिन इसी स्फीयर पर जो चार्जेस हैं ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी स्फीयर को मैं बहुत दूर से कहीं से देखता हूँ तो ये स्फीयर मेरे लिए पॉइंट साइज की तरह दिखाई देता है मुझको, है ना। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो सेम वे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर से बिल्कुल यहीं पर खड़े हुए हैं और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, सपोज यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से देख रहे हैं, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाते हुए दिखेगी। लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज ये 2Q चार्ज है, सपोज ये प्लस 2Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है। तो जब आप दूर से देखते हैं इसको, वेरी फार, है ना, फ्रॉम दिस सिस्टम, अब ये सिस्टम है क्योंकि एक से ज़्यादा चार्ज है, तो यहाँ से अगर आप दूर से कहीं से देखते हैं एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, आपको ये दो अलग अलग चार्ज नहीं दिखाई देते। आपको ये क्या दिखाई देता है, ये आपको एक सिस्टम की तरह एक सिंगल चार्ज आपको दिखाई देता है, क्योंकि आपको उस टाइम पर फील्ड लाइंस दिख रही होती है। तो फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिख रही होती है कि पॉजिटिव चार्जेस से निकल रही है, नेगेटिव पर एंड हो रही है, ऐसा नहीं दिख रहा होता। ये चार्ज किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर नेट चार्ज फाइंड आउट अगर आप करते हो तो नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज होगा यहाँ पर Q,
और वो चार्ज कैसा होगा, प्लस क्यू। तो आपको फील्ड लाइंस जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन कितनी फील्ड लाइंस आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी दूर से देखने पर, ओनली प्लस क्यू चार्ज से जितनी निकलती है उतनी, है ना। ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको दूर से कि ये प्लस चार्ज है यहाँ से निकल के नेगेटिव पर एंड हो रही है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और ये भी याद रखना है ना, कि उस टाइम पर अगर आप दूर से कहीं से देख रहे हैं तो आपको क्या लेना है, फिर नेट चार्ज लेना है। फार पॉइंट अगर है आपका कोई सा, तो वहां पर आपको नेट चार्ज की वजह से जैसी फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आप सीख कर लेकर के चलेंगे। और अगर आप नियर हैं, उस चार्ज के पास में हैं, तो आपको सभी कुछ सेपरेट साफ साफ दिख रहा होगा। तो फिर जैसी फील्ड लाइंस बननी चाहिए, एक्चुअल जो उसका कन्फिग्यूरेशन होना चाहिए, वैसा आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन में मैं अगर आपके सामने यहाँ पर एक, है ना, डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से, एक चार्ज यहाँ पर है ना, और यहाँ पर इस तरह की लाइन्स इससे निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसी लाइन्स हैं इससे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, इस तरह का डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो चार्ज है ये Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है ना, और इसकी वजह से जो लाइन्स हैं, फर्स्ट चार्ज की वजह से वो A है, और ये B टाइप का पैटर्न है ऐसा। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो ऐसे एरोज जो दिए हुए हैं, आपको एरोज ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना, एरो ऐसे दिए हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार्जेस का नेचर क्या होगा, ठीक है। अब जो भी प्रॉपर्टीज अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है, समझ ली है, तो अब यहाँ पर आप चार्जेस का नेचर बता पाएंगे। नेचर का मीनिंग है यहाँ पर कि Q1 जो है वो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, Q2 जो है वो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपको यहाँ पर नेचर को लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। तो आप यहाँ पर लाइन्स को देख करके बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एरोज को देखो आप, एरोज ऐसे हैं, चार्ज की तरफ लाइन्स आ रही हैं, सारी लाइंस जो है चार्ज के तरफ आ रही है। यहाँ पर भी सारी लाइंस जो है वो चार्ज के टुवर्ड्स मूव कर रही हैं। मतलब कि ये जो चार्ज है ये नेगेटिव होगा, Q1 जो है वो नेगेटिव होगा, Q2 क्या होगा, वो भी एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेचर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, आपको कैसे पता है ये नेगेटिव है? भैया प्रॉपर्टी आपने देखी है, प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था कि नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है फील्ड लाइंस हमेशा, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। अगर इस चार्ज के तरफ आ रही हैं, टुवर्ड्स दिस चार्ज, तो ये चार्ज आपका नेगेटिव होगा, तभी इसके टुवर्ड्स आ रही हैं। और इसकी तरफ अगर आ रही हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, है ना, बेसिक क्वेश्चन था, ताकि आपको प्रॉपर्टी जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है एक सिलेंडर है और होलो सिलेंडर है आपके पास, और उस होलो सिलेंडर की वजह से, इस तरह का एक होलो सिलेंडर है, और इस होलो सिलेंडर पर इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्केचिंग उसकी करनी है, स्केच करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कि किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लें, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। इसी के साथ मैं याद आ गया मुझको कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरा चार्ज आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही होंगी, है ना, इस तरीके से। ये लाइन ज्वाइनिंग है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंड होती है, यहाँ पर भी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंड होगी, यहाँ पर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंड होगी। आपको इस तरीके से बनाना है, इस डायरेक्शन में भी आपको बनाना है, तो इस तरह से आप बना देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव से बाहर निकाल देंगे इस तरह से, है ना। और मैंने आपको बता ही रखा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो सब्जेक्टिव है। आप 2 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक बनानी है, क्योंकि दोनों ही चार्ज आपने इक्वल लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फील्ड लाइंस हो सकती है। तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ आपको कि इनकी फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बनेगी, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब, है ना। और अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो कैसी फील्ड लाइंस होगी। तो देखिए, दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कैसी फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ होगी। तो ये देखो, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है आपके पास, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। तो
तो यहाँ से फील्ड लाइन आप एक ऐसे निकाल देंगे, एक फील्ड लाइन ऐसे निकाल देंगे, एक फील्ड लाइन ऐसे निकाल देंगे, एक फील्ड लाइन आप ऐसे निकाल देंगे, इससे एक फील्ड लाइन ऐसे निकाल देंगे, और एक फील्ड लाइन आप ऐसे निकाल देंगे, है ना, एक फील्ड लाइन इस तरह से निकाल देंगे, एक फील्ड लाइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपने ऐसे फील्ड लाइन्स निकाल दी तो यहाँ पर ये फील्ड लाइन, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर ये दोनों फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, रीज़न भी देख लिया हमने। तो यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, ये ऐसे जाने की बजाय ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये ना ऐसे निकल जाते हैं, और ये भी इस तरीके से निकल जाएगी, है ना, यहाँ पर ये इस ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगी। तो जो चार्ज यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स बनेगी आपके पास वो इस तरह से दिखाई दे रही होगी, है ना, यहाँ पर इस तरह से आपको फील्ड लाइन्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, इस तरीके से फील्ड लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ होगी, है ना। और अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऐसी फील्ड लाइन्स होंगी, दोनों ही पॉजिटिव है तो इस तरह की फील्ड लाइन्स होगी। तो यहाँ पर हमें अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट दे रखा है, अगर हमको यहाँ पर एक होलो सिलेंडर दे रखा है, होलो सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके पहले अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसा ही एक और कन्फिग्रेशन इस तरह से दे देता हूँ, एक रॉड दे देता हूँ जिस पर कि ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस दे दिए जाएँ। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसी रॉड है, ये रॉड है ना, अब हमको बोर्ड पे क्या होता है, ये लाइन पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा होता है हमको चार्ज की केवल यहीं पर है, लेकिन ये चार्ज एक्चुअल में अगर आप देखो तो एक स्मॉल चार्ज है ना, और एक स्मॉल चार्ज अगर रखा हुआ है तो वो तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज करेगा ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो ऐसे भी निकल रही होगी, ऐसे भी निकल रही होंगी, ऐसे भी निकल रही होगी, ऐसे भी, तो हर डायरेक्शन में फील्ड लाइन निकल रही होगी। लेकिन अब बात ही आती है, इसको आप ऐसे देखें, ये आपके पास में रॉड है, इस पर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो जो चार्ज यहाँ रखा होगा इससे फील्ड लाइन ऐसे भी निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी, ऐसे भी निकल रही होगी, तो ऐसे चारों तरफ फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी ना, ऐसे ऑल डायरेक्शंस में। साथ ही में फील्ड लाइन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, सपोज आपके पास यहाँ पे एक चार्ज आप सपोज कर लो, तो यहाँ से फील्ड लाइन्स आपके तरफ ऐसे निकल रही होगी, इस डायरेक्शन में बैक साइड, अप साइड, डाउन साइड, इधर, ऐसे सब डायरेक्शंस में निकल रही होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर फील्ड लाइन्स ये वाली निकल रही है तो ये फील्ड लाइन इस वाले चार्ज की फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से फील्ड लाइन ऐसी निकलती है तो ये भी इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ की फील्ड लाइन ऐसे निकलती है और इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, तो ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो फिर क्या ऑप्शन है, कैसे फील्ड लाइन्स यहाँ पर निकलती है, तो यहाँ पर देखना है हमको कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव फील्ड से, इससे जो चार्ज से जो लाइन्स निकल रही है वो ऐसे निकलेगी, इससे भी अगर लाइन्स ऐसे निकलती है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे इस चार्ज से भी लाइन ऐसे निकलती है तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इधर भी निकल सकती है, इधर भी निकल सकती है, इधर भी निकल सकती है। लेकिन जो फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी वो अब पॉसिबल नहीं है, और इसकी भी जो फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी ये पॉसिबल नहीं है। तो इनका जो कन्फिग्रेशन होता है ना, जो लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे ये ऐसी ही लाइन्स होंगी, है ना। मतलब कि ये जो दिख रहा है आपको ऐसे, यहाँ से ऐसी फील्ड लाइन्स निकल रही होगी इस चार्ज से, इसके नीचे वाले चार्ज से भी निकल रही होगी, यहाँ वाले चार्ज से भी, इस डायरेक्शन में भी निकल रही होगी, है ना। इस डायरेक्शंस में भी सारी फील्ड लाइन्स ऐसे पैरेलल एक निकल रही होंगी, इस डायरेक्शंस में भी सारी पैरेलल निकल रही होंगी, इस डायरेक्शन में भी। लेकिन कोई भी फील्ड लाइन चार्ज से नीचे नहीं निकल रही होगी, डाउन साइड नहीं जाएगी, या ऐसी वाली फील्ड लाइन्स नहीं जाएगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो सारी फील्ड लाइन्स कैसी होगी यहाँ पर, पैरेलल। तो अब आप यहाँ पर इसकी फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एक सिलेंडर की फील्ड लाइन्स ड्रॉ करना चाहता हूँ तो सिलेंडर कैसा है, कर्व्ड है, तो कर्व्ड है तो यहाँ पर ऐसी फील्ड लाइन्स भी निकल रही होगी, ऐसे ऐसे फील्ड लाइन्स निकल रही होगी इसके चारों तरफ, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर इस तरह से फील्ड लाइन्स निकल रही होगी, यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव से निकलने वाली फील्ड लाइन्स ऐसी है सर, लेकिन आपने बताया था कि फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से रिपेल होती है, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं रिपेल हो रही है, ये ऐसे क्यों नहीं जा रही है और ये ऐसे क्यों नहीं जा रही है। तो ये इसलिए ऐसे नहीं जा पा रही क्योंकि इसके जस्ट ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा अपनी ये जो फील्ड लाइन है ये ऐसा तो नहीं है ना कि इस पॉजिटिव से रिपेल होगी और इससे रिपेल नहीं होगी, तो ये
ये जो फील्ड लाइन है ये इस पॉजिटिव से अगर रिपेल होकर ऐसे जाती है तो इधर भी एक पॉजिटिव है, उससे भी ये रिपेल होगी और उससे रिपेल होकर के इधर आएगी। तो इसलिए ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, सभी फील्ड लाइंस ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। कहीं पर भी कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे के को इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और साथ ही में सरफेस के भी परपेंडिकुलर होना होता है इनको, तो ये सरफेस के भी परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस हमने शो की है ये केवल आपको इस तरह से दिख रही हैं आउटवर्ड जाते हुए, लेकिन ये है ना ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है। मतलब यहाँ पर केवल फील्ड लाइंस ऐसे नहीं है कि है ना राइट साइड और लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसी तो है ही, है ना, जो हमने बोर्ड पे दिखाई है, बट ये 3D डायग्राम है तो ऐसी फील्ड लाइंस भी निकल रही होगी सब तरफ से, और सारी फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं कि ऊपर फील्ड लाइंस कैसी होगी। यहाँ पर तो यहाँ से भी फील्ड लाइंस इस तरह से ऊपर साइड पर इस तरह से निकल रही होंगी, लेकिन यहाँ जो फील्ड लाइंस होगी ये फील्ड लाइंस कैसी होगी, यहाँ वाली फील्ड लाइन तो ऊपर जा सकती है ना, इधर साइड जा सकती है, तो यहाँ वाली फील्ड लाइन ऐसे जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये फील्ड लाइन ऐसे अगर जाएगी नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होके, लेकिन यहाँ पर सारी फील्ड लाइंस ऐसे क्यों नहीं जा पा रही थी, ऐसे क्यों नहीं गई थी? क्योंकि इनके ऊपर भी कोई पॉजिटिव चार्ज था जो कि उनको रिपेल कर रहा था, तो वो फिर कहाँ जा रही थी, इस तरह से बना रही है। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी फील्ड लाइन ये इस पॉजिटिव से रिपेल होगी, इस पॉजिटिव से, लेकिन इस पॉजिटिव के ऊपर कोई पॉजिटिव नहीं है ना, तो ये तो ऐसे जाएगी। और यहाँ वाली पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है यहाँ वाली इसकी जो फील्ड लाइन होगी, है ना, इसको सपोज ऐसे निकलना है, तो ये फील्ड लाइन ऐसे ना निकल के ये ऊपर जाएगी, अब ऐसे जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फील्ड लाइन इसके जस्ट नीचे वाले चार्ज से रिपेल होगी, लेकिन इसके जस्ट ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, है ना। नहीं तो अगर इसके जस्ट ऊपर कोई चार्ज होता तो ये फील्ड लाइन भी फिर ऐसे नहीं होती, ये भी फिर इस तरह से जा रही होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये कर्व क्यों हो रही है। ये कर्व इसलिए हो रही है क्योंकि जस्ट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स होगी वो इस तरह की दिखाई देगी। सेम ऐसे ही यहाँ होगा, यहाँ पर फील्ड लाइन्स इस तरह से होगी और यहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट होगी, यहाँ पर ऐसे ये। तो ये आपको देखना है, इस तरह की फील्ड लाइंस होगी यहाँ पर, है ना। ये एक होलो सिलेंडर की वजह से है। लेकिन अगर इसका आप टॉप व्यू देखते हैं, है ना, अगर आप देखते हैं तो ये तो साइड से है, साइड व्यू है ये। अगर आप ऐसे साइड से देख रहे हैं, जैसे ये आपने सिलेंडर रख दिया है और इधर साइड से अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऊपर साइड से देखें तो ऊपर साइड से क्या दिख रहा होगा, एक लाइन ऐसी दिख रही होगी आपको, एक लाइन ऐसी दिख रही होगी, इस तरह की लाइन्स आपको दिख रही होंगी। अपसाइड व्यू जो होगा या टॉप व्यू जो होगा, तो टॉप व्यू में क्या होगा, केवल आपको ये जो है, ये जो सर्कल है ये दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कल, और उस सर्कल से आपको फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रही होंगी, ऐसे फील्ड लाइंस निकलते हुए दिखाई दे रही होंगी। और वो जो फील्ड लाइंस है, अगर इस सर्कल को मैं आपकी तरफ करता हूँ ऐसे, तो फील्ड लाइंस फिर ऐसे दिख रही होंगी आपको, ऐसे, है ना, ऑल डायरेक्शंस में। इस तरह ऐसे आपकी तरफ नहीं आएगी, डाउन साइड ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और है ना इस तरह से, और ऊपर साइड निकल रही होगी। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो आपको फील्ड लाइंस ऐसे दिख रही है ना। तो इसका टॉप व्यू जब मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिख रही होगी, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती हुई दिख रही होगी, है ना, ऐसे। ये क्या है, इसका टॉप व्यू है। ऐसे जब रखा होता है तो इस तरह से फील्ड लाइंस निकल रही होती है, और जब ऐसे कर दूंगा मैं इसको, है ना, आपके सामने जब इसको बनाऊंगा तो फील्ड लाइंस आपको यही तो दिखेगी ना, टॉप व्यू में इस तरीके से फील्ड लाइंस निकल रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था सेकंड, जिसमें कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी ड्यू टू अ होलो सिलेंडर, है ना, चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे उस पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन 3 में आपसे बोला जा रहा है 2 चार्जेस आपको दे रखे हैं, है ना, और इन 2 चार्जेस के बाद आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आपका जो डायग्राम है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम इस तरीके का है। यहाँ पर ए है ना, ये ए वाला चार्ज है, और यहाँ पर ये ए है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है बी। यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस इमर्ज की हुई है यहाँ पर इन्होंने। एक यहाँ पर दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये ऐसे निकलते हुए। तो ये डायग्राम आपके सामने मैं आपको बना देता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरीके से, और यहाँ ऐसे आपके पास फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये ठीक, और यहाँ ये आपके पास में डायग्राम है।
अब आपसे यहाँ पर है ना 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन आप देखें अगर आप यहाँ पर, तो आपसे बोला जा रहा है कि जो ए है वो पॉजिटिव है, बी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और दोनों जो हैं इक्वल चार्जेस हैं, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है फर्स्ट ऑप्शन में आपको। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ए नेगेटिव है ना, बी पॉजिटिव है। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ना, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड बी से ग्रेटर है। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है बोथ आर पॉजिटिव और ए का मैग्नीट्यूड बी से ग्रेटर है। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर बोथ आर नेगेटिव, है ना, बोथ आर नेगेटिव, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी से ग्रेटर है ना। इस तरीके से ये 4 ऑप्शंस हैं। ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2006 का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, है ना, तो क्या बोला जा रहा है आपसे, इस तरह से डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना, इस तरह से डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में देख करके आपको बताना है कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, इसके बारे में। तो आपको बहुत आसानी से आप ये चीज़ आप निकाल पाएंगे क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या है, जो फील्ड लाइंस है ना कहाँ से निकलती है, हमेशा पॉजिटिव से। पॉजिटिव कौन होगा, जहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, किससे निकल रही है, ए वाले से निकल रही है, देखो बाहर निकल रही है, और किस में इंटर कर रही है, इंटर कर रही है बी में, तो बी क्या हुआ, बी हुआ नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इंटर कर रही है। ए क्या हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि वहां से फील्ड लाइंस निकल रही है। फिर मैंने क्या बोला था आपको, एक और प्रॉपर्टी समझाई थी कि जो फील्ड लाइंस होती है, जो फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है या नंबर्स जो होते हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस चार्ज से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही होगी वो चार्ज बड़ा होगा, जिस चार्ज से कम फील्ड लाइंस बनाई है वो चार्ज छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से इस ए वाले चार्ज से कितनी लाइंस काउंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर साइड देखो तो 3 8 और 3 11 और एक 12। तो ए वाले चार्ज से निकलने वाली जो लाइंस हैं वो 12 है ए से, और बी से अगर आप काउंट करते हैं तो बी से भी कितनी लाइंस यहाँ पर इमर्ज हो रही है, बी में कितनी लाइंस इंटर कर रही है, 12। दोनों से सेम लाइंस इंटर कर रही है, दोनों से सेम लाइंस, है ना, इससे भी 12 लाइंस है, इससे भी 12 लाइंस है, मतलब कि दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होंगे। तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एम्स 2006 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है ना। आईआईटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था 1996 में, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो सर्कल है, एक ऐसा सर्कल आपको दिया गया है, इसमें आपको 4 लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखाया हुआ है। फर्स्ट लाइन ये है ना, इस तरह से इंटर कर रही है, और यहाँ से इस तरह से दिखाया हुआ है इसको। सेकंड लाइन जो है ये आपका इस तरह से है ना। थर्ड लाइन आपको दिया गया है ऐसे, और फोर्थ लाइन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर इस तरह से जाकर के ऐसे, ये फोर्थ लाइन है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इन 4 लाइंस में से कौन सी लाइन जो है वो करेक्ट है। ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, आईआईटी का क्वेश्चन है ये 1996 का। तो यहाँ पर इनमें से 4 लाइंस में से कौन सी करेक्ट लाइंस हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ये इसमें इंटर नहीं कर रही है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर देखो 90 डिग्री नहीं है। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी। एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद है और वो आप उस पर अप्लाई करेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी इग्नोर कर देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना। इन 4 लाइंस में से अब आपके माइंड में आता है कि सर ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड कोई भी फील्ड लाइन नहीं रह सकती, कोई भी फील्ड लाइन कंडक्टर में इंटर नहीं कर सकती, मतलब सेकंड और थर्ड तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर इंटर कर रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट करेक्ट हो सकता है या फोर्थ करेक्ट हो सकता है। सर लेकिन आप फोर्थ और फर्स्ट में अब कैसे हम एलिमिनेट करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनाई जाती है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ एंगल जो है वो मोर देन 90 होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इधर साइड से भी अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर नहीं है।
तो अब आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ये भी कैंसिल हो गया, यही ऑप्शन बचता है, इसको चेक कर लें। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का यहाँ पर बन सकता है, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का ये वाली लाइंस बना रही हैं, इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ, है ना। आपके पास 20-30 सेकंड के लिए का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 5th क्वेश्चन में, और लाइंस इस तरह से ड्रॉ की गई हैं, इस तरीके की लाइंस आपको दिख रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट साइड पर लाइंस हैं, लेफ्ट साइड वाली जो लाइंस हैं यहाँ पर, है ना, इधर साइड वाली लाइंस जो है, इनके बीच जो सेपरेशन है वो राइट साइड वाली लाइंस के सेपरेशन से कितना है, डबल है, ट्वाइस है। यहाँ पर ये लाइंस क्लोज हैं, इसको क्लोज कर देते हैं थोड़ा, ये लाइंस क्लोज दिख रही हैं आपको, डायग्राम भी दिख रहा है वैसे क्वेश्चन में आपको। तो यहाँ पर ये इस तरह का सेपरेशन है, और ये जो सेपरेशन है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट साइड वाला सेपरेशन है वो राइट साइड वाले से का डबल है ना। तो यहाँ पर सेपरेशन जो है, यहाँ का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन इसके कंपैरिजन में यहाँ वाला सेपरेशन आपसे बोला जा रहा है डबल है। यहाँ एक पॉइंट आपको दिया जा रहा है ए, यहाँ एक पॉइंट है आपके पास बी, और आपको पॉइंट ए पर जो फील्ड है वो गिवन है, यहाँ पर जो फील्ड है उसका वैल्यू आपको गिवन है 40 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर पॉइंट ए पर कोई प्रोटॉन रखा जाए, यहाँ पर प्रोटॉन रखा जाए, तो इस फील्ड की वजह से उस प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो फोर्स आपको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है आपका, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 40 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स होगा, फोर्स आ जाएगा यहाँ से आपके पास 16 फोर्स है ना, 6.4 इंटू 10⁻⁻18, और फोर्स हो जाएगा न्यूटन में। तो ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब आप यहाँ पर समझें, यहाँ का जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में यहाँ वाला सेपरेशन कितना है, डबल है, और सेपरेशन अगर डबल है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि क्लोजनेस या सेपरेशन ज़्यादा अगर होता है, सेपरेशन मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, लेस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या होती है, वीक होती है ना। और अगर सेपरेशन कम होता है, सेपरेशन लेस सेपरेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब आप यहाँ पर सेपरेशन को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ सेपरेशन जो है कम है, मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर इस फील्ड जो है वो वीक होगी। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए फील्ड का जो ए वाले पॉइंट पर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ए इज ग्रेटर देन ई बी, है ना। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको ई ए मतलब यहाँ की फील्ड अगर आपको पता है ए वाली फील्ड, तो क्या आप बी की कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि यहाँ पर सेपरेशन ट्वाइस है। सेपरेशन ट्वाइस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो होगी उसके कंपैरिजन में वो हाफ होगी। तो यहाँ पर जो ई बी होगा वो ई ए का क्या होगा, हाफ होगा, है ना। तो यहाँ पर ई बी जो होगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन पर कूलम। ई बी ये सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ अरेंजमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को पॉसिबली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह से इरेगुलर शेप का कुछ बॉडी है जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिए हुए हैं, है ना। तो ये आप ही सोच सकते हैं
कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए ये पॉसिबल है या नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तब, है ना। कैसा, कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए फील्ड लाइंस, है ना। पहली प्रॉपर्टी तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि चार्ज कैसा है, चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ये तो करेक्ट है, बाहर ही निकलेगी, आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से। बट यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या परपेंडिकुलर है, नहीं, यहाँ पर फील्ड लाइंस देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं है, कहीं पर कुछ एंगल है, सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसलिए ये कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है ना। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड डायग्राम की, तो सेकंड डायग्राम में आपसे बोला जा रहा है ना, जो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपसे के पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस आपको दी जा रही है इस तरीके से, है ना, यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, यहाँ इस तरीके से फील्ड लाइंस है, यहाँ पर ऐसी फील्ड लाइंस, आपको डायग्राम इस तरह का दिया जा रहा है ना, और यहाँ ऐसे फील्ड लाइंस है। तो बस ये डायग्राम जो है वो यहीं से गलत हो जाता है, यहीं से गलत हो रहा है ये, क्यों, क्योंकि कभी भी फील्ड लाइन, आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फील्ड लाइंस कभी भी नेगेटिव से नहीं निकल सकती, नेगेटिव में इंटर करती है, नेगेटिव से निकलती नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव में इंटर कर रही है, ये सही है, लेकिन यहाँ नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में इंटर कर रही है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये, है ना, पॉसिबली कैन नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो यहाँ पर इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा, ये रॉन्ग है ना। इसके बाद आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें कि आपको इस तरीके से दिया गया है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है, ऐसे फील्ड लाइंस यहाँ पर निकल रही हैं, यहाँ पर ऐसे, इसमें इस तरह के, तो ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अब आपको ये तो अभी मैंने निकाल करके, है ना, दिखा करके बताया था, इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था अभी, तो ये पॉसिबल है क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से निकल करके इस वाले पॉजिटिव से भी इस तरह से रिपेल होकर के ऐसा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनाएगी। तो ये तो हमने अभी मैंने डिस्कस किया था कि फील्ड लाइंस इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस का इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये पॉसिबल है ना, ये करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसी डायग्राम में आपसे बोला जा रहा है, अगर आप देखें फोर्थ वाला डायग्राम देखते हैं, तो फोर्थ डायग्राम में आपके पास ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरह से है, इस तरीके से फील्ड लाइंस है, और ये फील्ड लाइंस जो हैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ की गई है इस तरीके से, है ना, और ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी फील्ड लाइंस नहीं कर सकती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। बाकी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पॉसिबल है या नहीं है। तो नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर आपको इस तरह से एक डायग्राम दिया जा रहा है, इस डायग्राम में फील्ड लाइंस इस तरह से शो की हुई है ना। तो ये जो डायग्राम है, ये रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल नहीं है, और इसके पॉसिबल ना होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है इसमें वो क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस इंटर कर रही है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस यहाँ पर इंटर कर रही है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं जिसकी वजह से फील्ड लाइंस यहाँ पर, है ना, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये ठीक है, बट यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप दे रखा है आपको, क्लोज लूप यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, और ये क्लोज्ड लूप पॉसिबल नहीं है। कोई भी फील्ड लाइन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, जिस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट होगा, ये रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि IIT 2001 का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये 4 ऑप्शंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो 4 ऑप्शंस में आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 चार्जेस आपके पास हैं, 7th क्वेश्चन में 3 चार्जेस आपके पास हैं, और तीनों ही चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, एंड दीज 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके, है ना, 3 कॉर्नर्स पर ये चार्जेस रखे हुए हैं। अब इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उनका कन्फिगरेशन आपको दे रखा है, 4 डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लेना है, यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से
है ना। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें आपको इस तरीके की फील्ड लाइंस दे रखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से इंटर कर रही है, एक चार्ज से निकल करके दूसरे चार्ज में इंटर कर रही है। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव से निकल के दूसरे पॉजिटिव में इंटर नहीं कर सकती फील्ड लाइन, है ना, इस तरह से भी नहीं जा सकती। और अगर इधर से निकल के इसमें जाएगी तब भी ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो एरो तो दिया नहीं है, बट ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी फील्ड लाइन एक पॉजिटिव से निकल के दूसरे पॉजिटिव में इंटर नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, है ना, बी वाले ऑप्शन की, तो बी वाले ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, इस तरीके से ऑप्शन है ना, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बीच में यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बना हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्लोज्ड लूप में दिखाई गई है, और क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है ये भी, है ना, कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता आपका। और जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में आपके पास में इस तरह के सर्कल्स बन रहे हैं यहाँ पर, और ये भी क्लोज लूप है, तो ये इस तरह की फील्ड लाइंस नहीं होती है ना, तो इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो होगा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले डायग्राम में अगर आप देखते हो तो थर्ड डायग्राम में कहीं पर कोई फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सभी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से आउटवर्ड, है ना, इमर्ज हो रही है इस तरह से, ये पॉजिटिव है, इससे बाहर निकल रही है इस तरह से फील्ड लाइंस, तो ये पॉसिबल है ना, ये फील्ड लाइंस इस तरह से पॉसिबल है। ऐसे ही इस चार्ज के लिए भी है, इसके लिए भी है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 7th क्वेश्चन, ये 2001 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ चार्जेस का कन्फिगरेशन दे रखा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दे रखी है। सबसे पहले ए वाले चार्ज की अगर हम बात करें, तो इस ए वाले चार्ज में आपको कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ की गई है ना, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और बी वाले जो चार्ज है, बी वाले चार्ज में फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसे ड्रॉ की गई है इस तरीके से। और सी में यहाँ पर, सी वाला जो चार्ज है, इसके लिए जो फील्ड लाइंस हैं ये इस तरीके से हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर फील्ड लाइंस इस तरह से दी हुई है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। 3 क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच वन इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव कौन सा है, पहले हमको ये देखना है कि पॉजिटिव कौन होगा इसमें से। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा इसमें से पॉजिटिव कौन होगा, ए एंड सी। ए एंड सी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ए वाले से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, बी वाले से भी फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बाहर निकल रही है, और है ना, सॉरी बी नहीं, ए से बाहर निकल रही है और सी से भी बाहर निकल रही है। ये जो बी वाला है, बी वाले चार्ज में फील्ड लाइंस इंटर कर रही है, जिस वजह से बी जो होगा वो क्या होने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो बी जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं, और ए एंड सी जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा है विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड इन सब में से किसका होगा? तो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड देखने के लिए आपको फील्ड लाइंस को काउंट करना होगा। पहले अगर आप इसकी फील्ड लाइंस काउंट करते हैं तो यहाँ पर 7 दिख रही हैं आपको, है ना। यहाँ पर फील्ड लाइंस कितनी है? यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है दिख रहा है ज़्यादा ही है, इन दोनों से तो ज़्यादा ही है। तो ये वाला जो सी वाला होगा, सी वाले का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा वो सी वाले का होगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी, विच वन हैज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, लार्ज मैग्नीट्यूड। तो सी वाले का मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है इसका। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, है ना, ए के नियर या बी के नियर या सी के नियर। तो यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि अगर कभी भी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, दो चार्जेस की वजह से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपके चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस होने के साथ साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, और चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस। तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कि जो है ना फील्ड होगी वो कहाँ जीरो होगी, इन दोनों के मिडिल में, मिड पॉइंट पे जीरो होगी, मिड पॉइंट पर जीरो होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तब। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जब मैग्नीट्यूड दोनों के जो हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस हैं, और चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक
चार्जेस हैं बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगी बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और कहाँ पर होगी? नियर स्मॉलर चार्ज, है ना, स्मॉलर चार्ज जो भी होगा, जैसे यहाँ पर स्मॉलर चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ कहीं पर है ना, यहाँ पर इस केस में बीच में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, कहाँ होगी? नियर स्मॉलर चार्ज, तो यहाँ पर नियर स्मॉलर चार्ज। लेकिन ये तो तब की बात है जब दोनों चार्जेस जो है लाइक चार्जेस हैं, लाइक में अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड पॉइंट पे, और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो स्मॉलर चार्ज के नियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। लेकिन अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तब क्या होगा? तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियोस में। जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं या क्लास को सीक्वेंस से जो नहीं देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, है ना, इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो जाकर के आप पहले उन वीडियोस को चेक कर लें, है ना, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब अगर चार्जेस कैसे हैं आपके? अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस अगर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो, है ना, नहीं हो सकती। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, है ना, अनलाइक चार्जेस में इधर साइड पर लेफ्ट में भी नहीं होगी और राइट में कहीं नहीं हो सकती। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है अगर लाइक चार्जेस है तो। और जीरो कब हो सकते हैं? जब, है ना, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी कहीं पर भी इसमें, है ना। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड जो है अगर वो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। और वो कहाँ जीरो होगी? नियर द स्मॉलर चार्ज, है ना, स्मॉलर चार्ज के नियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अगर चार्जेस अनलाइक हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तब। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, पहले ए और बी की बात करते हैं। ए और बी में दोनों चार्जेस कैसे हैं? तो दोनों जो चार्जेस हैं ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये वाला जो सी है ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ए और बी जो है वो अनलाइक चार्जेस हैं, है ना। तो इसका मतलब है या तो दोनों के लेफ्ट में इधर कहीं पे यहाँ पर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, या दोनों के राइट में यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। लेकिन कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों अनलाइक है तो बीच में तो होगी ही नहीं। और लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। लेकिन साथ ही में आप देखो, अनलाइक होने के साथ साथ देखो इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ही नहीं इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं ना, तो है ना, बी के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं ए और सी की। तो ए और सी जो है वो लाइक चार्जेस हैं, ये ए और सी जो है ये लाइक चार्जेस हैं। और अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी? या तो दोनों के लेफ्ट में इधर साइड या दोनों के राइट में इधर साइड पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ मानी जाएगी फिर? नियर ए, है ना, क्योंकि ए स्मॉलर है, स्मॉलर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। स्मॉलर कौन है? ए। तो नियर स्मॉलर चार्ज, और स्मॉलर है हमारा ए वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी नियर ए, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा नियर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि एक चार्ज है जो कि, है ना, एक अनचार्ज्ड रॉड के पास रखा हुआ है। अनचार्ज्ड, है ना, रॉड है, उसके पास में एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। तो उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो हम लोगों को यहाँ पर, है ना, पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक रॉड यहाँ पर है, और ये रॉड कैसी है? अनचार्ज्ड है। तो अनचार्ज्ड है तो अनचार्ज की वजह से तो कोई फील्ड लाइन होगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अनचार्ज्ड है, बट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे इसके अंदर वो सभी, है ना, यहाँ पर अट्रैक्टेड हो जाएंगे इस पॉजिटिव से, जिसकी वजह से, है ना, यहाँ सभी इस रॉड के इस एंड पर आपको सभी नेगेटिव चार्ज दिखाई देंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे ये चार्ज कौन से वाले हैं? तो ये नेगेटिव चार्जेस एक्चुअल में यहाँ पर इंड्यूस्ड, है ना, इंड्यूस्ड चार्ज हैं।
और इंड्यूस्ड चार्ज हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इंडक्शन प्रोसेस हमने देखी थी, तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसे डेवलप होता है वह भी हमने देखा है। तो इस पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होगी, निकल करके नेगेटिव पर एंड होती है, तो यहाँ से पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेगी, नेगेटिव पर एंड होगी, ये इस तरीके से है ना, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर एंड होगी। और यहाँ पर अगर हम इधर साइड की बात करें तो इधर साइड इस तरह से फील्ड लाइंस निकल रही होगी ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर होगा, फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करने को बोला जाएगा इस तरह से तो ऐसे हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर टू चार्जेस आपको दिए हैं Q1 एंड Q2, आपसे यहाँ पर रेशियो पूछा जा रहा है Q1 एंड Q2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन 10th डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10th वाले क्वेश्चन में Q1 जो है यहाँ पर इस तरह से है और Q2 यहाँ है। Q1 से कुछ ऐसे फील्ड लाइंस आपको यहाँ पर शो की गई हैं, है ना, और यहाँ पर ऐसे लाइंस हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगी, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा आपका इस तरह से है, ये ऐसी लाइंस है ना, और यहाँ भी जो लाइंस हैं ये ऐसी लाइंस हैं, ठीक है। और यहाँ से जो फील्ड लाइंस आपको शो की गई है ये फील्ड लाइंस इस तरह से है ना। तो यहाँ पर आपको जब यहाँ पर सबसे पहले तो आप इन फील्ड लाइंस को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 3 3 6 6 और 6 12 12 और 6 18, तो Q1 से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो 18 है, और Q2 से जो फील्ड लाइंस हैं 3 एंड 3 6, तो Q2 से निकलने वाली जो लाइंस हैं वो 6 हैं। तो यहाँ पर आपको पता है जो है ना मैग्नीट्यूड होता है वो लाइंस के हिसाब से होता है, या लाइंस जो ड्रॉ की जाती है वो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ड्रॉ की जाती है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उससे उतनी ही ज़्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास Q1 और Q2 का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर नंबर इसका रेज जो लाइंस हैं उनका भी रेशियो सेम ही होगा, जो मैग्नीट्यूड का रेशियो वही होगा जो कि लाइंस का रेशियो, और लाइंस का रेशियो क्या आ रहा है आपके पास 3:1। तो यहाँ पर Q1/Q2 जो है Q1:Q2 वो होगा 3:1 का रेशियो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका है ना IIT 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 IIT 2010 का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है टू चार्जेस आपको गिवन है Q1 एंड Q2, तो Q1 यहाँ पर है और Q2 यहाँ पर आपको गिवन है ना, और यहाँ से जो फील्ड लाइंस है ये इस तरीके से आपको दिख रही हैं यहाँ पर, इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ है ना। इस डायग्राम में यहाँ पर एरोज इस साइड पर होंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस में से, ठीक है, पहले इसे कंप्लीट यहाँ पर देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर ये आपके पास है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। सेकेंड ऑप्शन Q2 इज ग्रेटर देन Q1। थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 लेफ्ट ऑफ Q1। एंड फोर्थ ऑप्शन राइट ऑफ Q2। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Q1 जो है इससे फील्ड लाइंस पहले तो बाहर निकल रही हैं, मतलब Q1 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और Q2 में फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं, इसलिए Q2 जो है वो नेगेटिव है।
तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो सकती है, तो देखो अनलाइक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, जो भी अनलाइक चार्जेस में जो भी स्मॉलर चार्ज होगा उसके नियर, है ना। और अनलाइक चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होती है, आउटसाइड द चार्जेस, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगी वो आउटसाइड होगी कहीं पे जीरो, तो दोनों में से स्मॉलर कौन है उसके नियर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है। तो देखो पहले स्मॉलर देख लेते हैं कौन है। तो यहाँ पे पहले काउंट करना होगा हमको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उससे पता चलेगा कि कौन स्मॉलर है और कौन ग्रेटर है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 and 3 6 1 7 7 3 10 10 and 4 14। तो Q1 से जो लाइन्स हैं वो 14 है, और Q2 से जो लाइन्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर 3 3 6 7 7 और 2 9, है ना। तो यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो 9 है ना। तो आप देख पा रहे हो कि Q1 जो है वो ग्रेटर है Q2 से, तो ये फर्स्ट ऑप्शन एक तो करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही में Q1 अगर ग्रेटर है तो स्मॉलर कौन है आपका Q2, Q2 अगर स्मॉलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, Q2 के नियर। Q2 नियर कहाँ से पड़ेगा, जब Q2 के राइट साइड, है ना, इधर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जाते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल, है ना, चॉइस क्वेश्चन था जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। आईआईटी 2010 का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज का जो मैंने क्लास के सबसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिखाया था आईआईटी 2015 का क्वेश्चन, आईआईटी जेईई मेंस का, तो वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं 15th क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लग रहे होंगे और बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जो कि आईआईटी 2015 के मेंस में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है एक लॉन्ग सिलेंडर शेल है, उस पर चार्ज है पॉजिटिव, है ना, प्लस क्यू, हाफ चार्ज जो है, जैसे शेल जो है इस तरह का है, इसके आधे पोर्शन में, अपर पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर इस तरह से, और लोअर पोर्शन में नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इस तरह से है, और 4 कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर इंटर कर रही है, इस तरह से दिया हुआ है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर इंटर कर रही है, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर इंटर कर रही है, तो ये वाला जो है करेक्ट ही है ना। पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पर इंटर कर रही है, सही है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। और नेक्स्ट वाले में आपसे बोला जा रहा है, अगर यहाँ पर देखें आप लोग, तो सेकंड वाला जो है ना ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में ये सब पॉजिटिव है, यहाँ पर अपर हाफ में ये सब पॉजिटिव है और ये सब नेगेटिव है। तो सेकंड वाले डायग्राम में आपसे कोई यहाँ पर शो किया हुआ है, इस तरह से फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं, तो ये तो करेक्ट है ना। यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से इंटर कर रहे हैं, ये करेक्ट है। लेकिन ऐसे देखने में ये आपको करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको, है ना, फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया। अगर आप दूर से देखेंगे इसको, तो दूर से देखने पर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। तो कोई भी फील्ड लाइंस, मतलब टोटल नेट चार्ज देखना होता है जब हम दूर से देखते हैं, तो नेट चार्ज क्या होगा, अगर नेट चार्ज की मैं बात करूं तो यहाँ पर नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो कहीं दूर से देखने पर कोई फील्ड लाइंस आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है। अगर आप दूर से देखेंगे, है ना, डिस्टेंट पॉइंट से देखेंगे, तो फील्ड लाइंस यहाँ से आपको निकलते हुए भी दिख रही हैं और इंटर करते हुए भी दिख रही हैं। तो सर क्या इसमें नहीं दिख रही है? हाँ, इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि जितनी जो फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है वही इंटर भी कर रही है। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस निकलते हुए फार पॉइंट से नहीं दिखाई देगी ए वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन अभी भी करेक्ट है ना, बी आपका रॉन्ग है। सी वाला ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सी वाले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, सही है या गलत है, सी वाला ऑप्शन डिस्कस करते हैं अगर हम। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाले जो चार्जेस हैं वो इस तरह से हैं, और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर ऐसे दिए हुए हैं आपको। यहाँ से फील्ड लाइंस इस तरीके से शो की जा रही है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है यहाँ पर इस तरह से, और नेगेटिव में यहाँ पर नेगेटिव से यहाँ पर इंटर कर रही है ना, नेगेटिव में यहाँ पर इंटर कर रही है इस तरह से फील्ड लाइंस, और यहाँ पर इस तरीके से हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है ये, है ना, इस तरीके से,
यहाँ पर एग्जिट कर रही है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा फार पॉइंट से देखने पर, है ना। जो फील्ड लाइंस हैं वो 0 होनी चाहिए, बट अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आपको फील्ड लाइंस निकलते हुए भी दिख रही होंगी और इंटर करते हुए भी दिख रही होंगी। एंड सेम कॉन्सेप्ट आपका डी वाले के होगा, वहाँ से भी जो फील्ड लाइंस हैं वो एग्जिट करते हुए भी दिख रही हैं आपके, और इंटर करते हुए भी दिखाई देंगी। तो आपके पास में 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में से आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा करके एलिमिनेट करना होगा कि दूर से देखने पर, क्योंकि देखो जितना पॉजिटिव है ना उतना ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज 0 होने वाला है। फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, फार पॉइंट में अगर दूर से देखोगे तो टोटल फील्ड लाइंस कितनी इमर्ज होनी चाहिए, 0। तो आज की ये क्लास हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सब कुछ देखा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको इन्हें प्रैक्टिस कर लेनी है और प्रीवियस वीडियोस को भी देख लेना है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड होगा, उसकी फील्ड लाइंस वगैरह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फील्ड डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।